स्टार्ट कर। Assalamu alaikum dear students. Now today we are going to discuss the pulmonary capillary dynamics, जो कि थोड़ा सा टॉपिक रह गया था पिछले लेक्चर में से, which was to be included in this one. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी डायनामिक्स को पल्मोनरी एंड पर, और दूसरा ये कि हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी डायनामिक्स डायनामिक्स हाउ डू द पल्मोनरी कैपिलरीज बिहेव, उनका स्ट्रक्चर क्या, उनका फंक्शन क्या, ब्लड फ्लो किस तरह जा रहा है, प्रेशर चेंजेस क्या आते हैं विद इन द कैपिलरीज। दिस इज ऑल द कैपिलरी डायनामिक्स। अब कैपिलरी ब्लड फ्लो जो एल्वेओलर वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नरिश्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सप्लाइड होती हैं विद द कैपिलरीज। उसमें कैपिलरीज इतनी ज़्यादा होती है कोई शीट्स की फॉर्म में साथ में एल्वेओलर वॉल में लगी होती है। तो द ब्लड जो इसमें फ्लो करता है इंडिविजुअल कैपिलरीज की फॉर्म में नहीं कर रहा था, बल्कि शीट्स ऑफ फ्लो, जैसे शीट्स में से ब्लड जा रहा है, इस तरह से वॉल्स कैपिलरी वॉल्स में से ब्लड जा रहा होता है थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो इसमें 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसको हम आइसोग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट से हम इसको मेजर करते हैं। अब जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर होता है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कौन सा है कि जो जहाँ पे ब्लड ने जाना है आफ्टर द लंग्स, तो वहाँ का प्रेशर होता है 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जबकि वैसे पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जो है, मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, वो होता है 15। सो द कैपिलरी प्रेशर शुड लाई इन बिटवीन इट, तो ये होता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट हो तो एल्वेओलर लंग्स में से जो थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज तो ब्लड फ्लो करता है वो 0.8 सेकेंड लेता है पर बीट। ठीक है, लेकिन अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाए, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज़्यादा चला जाए, तो फिर ये ज़्यादा रिप्लेस होता है। ज़्यादा रिप्लेस इस तरह होता है कि जो पुरानी कैपिलरीज होती हैं वो ज़्यादा ओपन अप हो जाती है, जो क्लोज होती हैं वो भी ओपन अप हो जाती हैं। सो ब्लड एट अ फास्टर स्पीड मूव करता है विद इन द लंग्स, और विद इन 0.3 सेकेंड में जो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट है दैट इज गॉन थ्रू द लंग्स, और इसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी ब्लड की हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है। नाउ the capillary exchange of the fluid in lungs and pulmonary interstitial fluid dynamics, कि किस तरह से कैपिलरी में से ब्लड जो ब्लड फ्लो कर रहा है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग्स है, उनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ द गैसेज या फ्लूइड्स किस तरह हो रहा है। The dynamics of the fluid exchange across the lung capillary membrane are qualitatively the same. Qualitative की उसमें quality same होती है, यानी कि from the lower concentration to the higher concentration या according to the pressure changes, pressure gradient के across जिस तरह movement होती है fluid की या ions की या substances की, जिस तरह पेरिफेरी पे होती है उस तरह पल्मोनरी में होती है। लेकिन क्वांटिटेटिवली ये ज़रा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर जो होता है इज लेस एज कम्पेयर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हर जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पल्मोनरी साइड। जिस तरह के लो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन सिस्टेमिक साइड पे कैपिलरी प्रेशर 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसी तरह जो इंटरस्टिशियल लंग टिश्यूज होते हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर होता है, वो फेवर करता है हाई फ्लो ऑफ द ब्लड टू द कैपिलरीज। फिर पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है ना, इनकी लीकी होती है, इनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ब्लड कैन एक्सूड आउट। ठीक है, और दूसरा ये कि जिसकी वजह से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द स्पेसिस इंटरस्टिशियल स्पेसिस वो भी 14 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक बढ़ सकता है। ठीक है, थिन एल्वेलर वॉल्स होती हैं विच आर इजीली रप्चर्ड बाय द एनी पॉजिटिव प्रेशर, यानी कि जब ये 7 से जाके -7 से जाके तो ये 0 पे या इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो दे कैन बर्स्ट ओपन। ठीक है, सो जो कैपिलरीज होती हैं वो, तो ये उसमें प्रेशर एज कम होता है एज कम्पेयर टू सिस्टेमिक, ज़्यादा पोरस होती हैं। इंटरस्टिशियल जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, -5 होता है लंग्स के अंदर और -8 होता है विद इन द एल्वेलाई। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर ही जो है वो हेल्प करता है मोर फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू दीज कैपिलरीज। अब यहाँ पर देखिए कुछ फोर्सेस हैं वो दिखा रहे हैं
रेड में आपको कैपिलरी नज़र आ रही है, जो पर्पल सा है वो दैट इज़ एल्वेलस, और बीच में जो येलो कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ लिम्फेटिक। बीच में जो स्पेस है दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब कुछ फोर्सेस हैं जो कि अफेक्ट करती हैं या मूव करती हैं फ्लूइड को टू मूव आउटसाइड विद इन द इंटरस्टिशियम, और कुछ जो होती हैं हेल्प करती हैं टू मूव द फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, उसकी डिटेल ये है। वो फोर्सेस जो कि हेल्प करती हैं टू मूव द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियम। तो उसमें कैपिलरी का अपना प्रेशर है 7 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, वो हेल्प करता है अगर वो बढ़ जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है प्लाज्मा प्रोटीन पड़े होते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन इंटरस्टिशियल में होंगे वही कैपिलरी से उतना ही फ्लूइड बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि वो उसका वो बैलेंस रहे, थ्रू ऑस्मोसिस वाटर को ले जाते हैं बाहर। फिर दूसरा नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर होता है, उसमें 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो टोटली ये जो प्रेशर होता है जो आउटवर्ड फोर्सेस को हेल्प करता है जो दैट इज़ 29 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो कि बाहर मूव नहीं करने देती, वो कहती हैं कि फ्लूइड शुड स्टे इनसाइड द कैपिलरीज। वो होते हैं जो कैपिलरी कोलाइडोसिस यानी कैपिलरी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, और उनका प्रेशर होता है 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब 29 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, और वो फोर्सेस जो बाहर खींच रही है वाटर को उनका प्रेशर है 29 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और वो फोर्सेस जो कि इनवर्ट आने की कोशिश कर रही है ब्लड को वो 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कैसे होगी, ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम निकालते हैं इसमें, या मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हैं कि टोटल आउटवर्ड फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कि मूव कर रही है फ्लूइड को आउटवर्ड, माइनस द टोटल इनवर्ट प्रेशर। सो 29 माइनस 1 प्लस 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का मेन फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। इसकी वजह से होता क्या है, इट कॉजेज द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड इज पम्प्ड बैक टू द सर्कुलेशन थ्रू लिम्फेटिक। होता क्या है कि अंदर कैपिलरीज के अंदर 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है जो कि फ्लूइड को बाहर नहीं जाने दे रहा, और जो बाहर फोर्सेस खींच रही हैं वो 29। सो नेट प्रेशर चूंकि आउटवर्ड ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेशर बढ़ गया, उसको बैलेंस करने के जो लिम्फेटिक्स पड़ी है वहाँ से, दे ड्रैग द फ्लूइड एंड द पार्टिकल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम देयर, और वो जाके ले जाके उसको वीनस एंड पे जाके उसको ड्रेन कर देती हैं। इस तरह से जो लेवल है प्रेशर का विद इन द इंटरस्टिशियम वो सेम रहता है। ठीक है, negative pulmonary interstitial pressure keeps the alveoli dry as the excess fluid is carried away by the lymphatics and absorbed in the capillaries of the lung। ठीक है, अब ये होता है कि ये जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर जो होता है विद इन द लंग्स, तो वो एल्वेलाई से जो एक्सेस फ्लूइड आता है उसको लिम्फेटिक्स के थ्रू ले जाते हैं। एल्वेलाई दे कुछ समवॉट ड्राई होते हैं, और इसलिए उनमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बाद में जो मॉइस्चर आता है उसको रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज भी ईजी हो जाता है। आपके याद रखने की बात यह है कि जो फोर्सेस जो आउटवर्ड ले जा रही हैं वो 29 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हैं, वो कौन सी हैं, और जो इनवर्ड जो स्टे करवा रही हैं प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो 28 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है दैट इज +1 जो कि हेल्प कर रहा है टू मूव द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, अब एक कंडीशन पल्मोनरी एडिमा, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया पहले भी पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या है, एक्सेस फ्लूइड विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब जो फैक्टर्स which increase the fluid filtration out of the capillaries or that impede the pulmonary lymphatic fraction, वो या कोई ऐसे फैक्टर्स हों जो कि कैपिलरी से ज़्यादा फ्लूइड बाहर लेके जा रहे हों विद इन द इंटरस्टिशियम, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हों या कंडीशन हो जिसकी वजह से लिम्फेटिक्स जो है ना वो वहाँ से ड्रेन नहीं कर रहे हैं फ्लूइड को, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियम में विच लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, a cause a rise in the pulmonary interstitial pressure from negative to the positive की तरफ चला जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, resulting in the rapid filling of the interstitial spaces and alveoli with free fluid leading to pulmonary edema। सारा फ्लूइड भर जाता है within the interstitial spaces and अगर severe हो जाए तो alveoli में चला जाता है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन कॉजेज हार्ट में इसकी क्या होती है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है और माइट्रल स्टीनोसिस होता है। आउटसाइड द हार्ट इसकी क्या होती है रीजन, कि डैमेज टू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, अगर कोई इन्फेक्शन है और लंग की कैपिलरीज होते हैं ना वो डैमेज हो गई हैं तो वहाँ से भी फ्लूइड एग्जिट करता है जिस चीज़ को चल देता है। या अगर इनहेलेशन हो जाए ऑफ द पॉइजनस गैसेस जैसे कि क्लोरीन है या सल्फर डाइऑक्साइड, टॉक्सिक गैसेस कोई से भी इनहेल कर जाता है तो वो भी कैपिलरी मेम्ब्रेन जो थी वो रप्चर कर जाती है अंदर, और उसकी वजह से फ्लूइड एग्जिट आउट कर जाता है तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो कार्डियक और नॉन कार्डियक कॉजेज होती हैं पल्मोनरी एडिमा की। अब ये ग्राफ में देखिए, इसमें ये दिखा रहा है कि जैसे लेफ्ट एट्रियल
प्रेशर जो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर के केस में होता है या माइटल स्टीनोसिस के केस में लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ही बढ़ता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जैसे आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है और राइट पे जितना एडिमा डेवलप हो रहा है, तो जैसे इट गोज बियॉन्ड 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जैसे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जाता है, आप देखें उसके साथ साथ गोइंग टूवर्ड्स 50, तो पल्मोनरी एडिमा जो है वो बढ़ता बढ़ता लेवल 6 लीटर्स तक चला जाता है। ठीक है, सो जैसे जैसे पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पल्मोनरी एडिमा बढ़ता जाता है बैक प्रेशर की वजह से। अब उसमें जो है कि कुछ सेफ्टी फैक्टर्स भी हैं जो कि बचाते हैं पल्मोनरी एडिमा होने से। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द कैपिलरीज क्या है, जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, जो कि प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड गोइंग आउटसाइड इन द इंटरस्टिशियम। और जो अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कैपिलरी का वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब फ्लूइड को बाहर मूव करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शुड गो बियॉन्ड 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बियॉन्ड 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उसके लिए बियॉन्ड 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जाना मुश्किल होता है, इसलिए फ्लूइड एक्सूड आउट नहीं होता, यानी कि लो जो प्रेशर है कैपिलरीज का, देन द कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो हेल्प करता है द प्रिवेंशन ऑफ द एडिमा। क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, व्हेन कैपिलरी प्रेशर रिमेन्स एलिवेटेड फॉर एटलीस्ट 2 वीक, कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा रहता है 2 वीक्स तक, तो पल्मोनरी एडिमा फिर भी डेवलप नहीं होता, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल जो बड़ी हुई है अंदर वो चूँकि एक्लेमेटाइज होता है और ओवर द वीक्स होता है, तो लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, जैसे कि क्रॉनिक माइटल स्टेनोसिस का केस हो या पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है ना 40-45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी जाता है, लेकिन चूंकि क्रॉनिकली होता है एकदम से नहीं होता, तो लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं और वहाँ जो एक्सेसिव फ्लूइड जो ड्रेन हुआ होता है विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस वो उनको ले जाती है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप नहीं होता। अगर पल्मोनरी कैपिलरी एडिमा जो है ना राइजेस बढ़ जाए एक सेफ्टी फैक्टर लेवल से ऊपर, तो वो लीथल हो जाता है और डेथ हो सकती है विद 20 to 30 मिनट्स। और प्रेशर अगर राइज कर जाए बियॉन्ड 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक्यूट लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर में क्या होता है कि अगर एकदम से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, तो जो कैपिलरी प्रेशर जो है वो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे भी चला जाता है और कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो डेथ हो सकती है विद 30 मिनट्स, क्योंकि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर तो थोड़ा सा हो और लेफ्ट हार्ट फेलियर ना हो, तो थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हो तो वो अकोमोडेट हो जाता है बाय द एक्सपेंशन ऑफ द लिम्फेटिक्स, एक्सपेंशन ऑफ द कैपिलरीज, तो एडिमा डेवलप नहीं होने पाता। लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन और प्रेशर एकदम राइज कर देता है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 50 तक चला जाए, तो फिर बैक प्रेशर की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है विच इज़ फेटल। ठीक है, इसके बाद है फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होती है कि आउटसाइड द लंग्स एक दो लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं दो पड़ी हुई, जिनको हम प्लूरा कहते हैं, जो कि कवरिंग ऑफ द लंग्स है, उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक होता है ब्राइटल प्लूरा, एक होता है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा वो लेयर होती है जो कि लंग्स के ऊपर साथ साथ चिपकी हुई है, और ब्राइटल प्लूरा होती है जो कि रिब केज के अंदर उसके साथ चिपकी हुई है, तो उनके दरमियान में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। अब म्यूकोइड फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्राइटल और विसरल प्लूरा के दरमियान। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मेसेंकाइमल सीरस होती है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना उसमें ट्रांसड्यूड होता है इनटू द प्लूरल स्पेसेस कैरिंग द प्रोटीन टू गिव इट अ म्यूकोइड नेचर। ठीक है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना वो मूव करता है, उसमें अदर नेगेटिव प्रेशर होता है उसमें। इफ द फ्लूइड इंक्रीजेस इन द प्लूरल स्पेस इट इज पम्प्ड अवे बाय द लिम्फेटिक्स। ठीक है, अगर प्लूरल किसी रीजन की वजह से अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, तो लिम्फेटिक्स जो होती है ना वहाँ से वो एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कर देती है, वहाँ से ले जाती है मेडिस्टिनल जो लिम्फ नोड्स है वहाँ ले जाती हैं, या सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम पे जो लिम्फ नोड्स पड़ी हैं वहाँ ले जाकर ड्रेन करती हैं, लेटरल सरफेस ऑफ द ब्राइटल प्लूरा पे साइड पे जो रिब केज के अंदर ब्राइटल प्लूरा है वहाँ पे ले जाकर फ्लूइड को ड्रेन कर देती हैं। तो एक्सेसिव फ्लूइड प्लूरल कैविटी में नॉर्मली ड्रेन डेवलप नहीं होता। ठीक है, प्लूरल स्पेस को हम पोटेंशियल स्पेस भी कहते हैं, क्योंकि फिजिकली ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो फिजिकली नज़र आए। ठीक है, बट इट डज एग्जिस्ट और इसकी मेडिकली इम्पोर्टेंट, क्लिनिकली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरीज दिखाई हैं, पल्मोनरी वेन्स दिखाई हैं। ठीक है, अब साइड पे जो लेयर्स हैं आपको लंग्स के अराउंड दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, प्राइटल एंड द विसरल प्लूरा। उसके दरमियान में जो फ्लूइड है वहाँ से देखिए कि लिम्फेटिक्स के थ्रू वहाँ से सारा फ्लूइड जो है ना इन एंड आउट मूव कर रहा है, और लिम्फेटिक्स जो ग्रीन में आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं सारी लिम्फेटिक्स वहाँ से ड्रेन करके लेके जा रही हैं, सो वो वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देती।
फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी होता है क्या, नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द फ्लूइड इन द लिम्फेटिक से जब फ्लूइड निकलता जाता है तो एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होता है विद इन द प्लूरल कैविटी, -7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ये -7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसलिए भी चाहिए कि लंग्स जो है वो एक्सपेंडेड रहें, ठीक है, खुले हुए रहें। जब भी ये अपने इसका वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब होती है तो लंग्स होते हैं ना वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। लंग्स because normal collapse tendency of the lung is 0.4 millimeters of mercury। अगर ये 0.7 से 0.4 पे चला जाएगा, 0.4 मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, तो वो फिर लंग्स जो है कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लिम्फेटिक्स होते हैं ना वहाँ से फ्लूइड ड्रेन करके तो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड का लेवल होता है उसका प्रेशर -7 मिलीमीटर पे उसको मेंटेन करते हैं। प्लूरल इफ्यूजन एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एडीमा ऑफ द प्लूरल कैविटी एंड एक्सेसिव फ्लूइड विद इन द प्लूरल कैविटी। सम कंडीशंस होती हैं जिससे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड बढ़ जाता है और वो होती है कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाती है। लिम्फेटिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, वहाँ से वो ड्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्डिक फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर उसमें भी। फिर रिड्यूस्ड एडिमा कोलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि विद इन द कैपिलरीज जो है ना कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 28 से कम हो गया, उससे भी फ्लूइड जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाती है। फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए इन द प्लूरल कैविटी, वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन कर देती है उनके लेयर को और कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को, इसकी वजह से फ्लूइड उसमें आना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लूरल एफिशिएंट इज अ कंडीशन जिसमें कि प्लूरल एडिमा हो जाता है प्लूरल कैविटी का, और रीज़न इसकी ये होती है कि लिम्फेटिक तो ब्लॉक हो जाए जो ड्रेन नहीं कर रही है, या लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाए जिसमें कि कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ से फ्लूइड ट्रांसम्यूट होकर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि डैमेज होता है प्लूरल मेम्ब्रेन को, उससे भी ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड जो है ना वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है इसमें। और प्रोटीन जो होते हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द प्लूरल कैविटी। नाउ वी कम टू द डिफ्यूजन ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आपको डिफ्यूजन क्या है आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस एक्सचेंज है उन्होंने डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है, ठीक है, चाहे लंग्स में हो चाहे टिश्यूज़ में हो। तो फ्रॉम द गैसेस जो हैं उन्होंने मूव करना है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ऑक्सीजन एल्वेलाई में ज़्यादा है और जहाँ पे वो ब्लड आ रहा है उसमें कम है तो एल्वेलाई से ब्लड में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वीनस ब्लड आया उसमें ज़्यादा होती उधर कम होती है एल्वेलाई में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में मूव कर जाती है और एक्सपायर कर देती है। सो दिस इज द वे द different gases they move following the diffusion of the principles of diffusion, ठीक है। अब एक चीज़ होती है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें काइनेटिक मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इधर उधर सारी सारी गैसेस की मॉलिक्यूल्स मूव करें, बट किसी एक स्पेसिफिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बाय इट्स मूवमेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द चेंबर जिसमें जिसमें भी हैं, और द फोर्स विद विच दे ट्राई टू एस्केप दिस मिक्सचर, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर विद विच अ गैस टेंड्स टू कम आउट ऑफ द गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उस अकेली का जितना प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर। टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यानी टोटल किसी गैस मिक्सचर का टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट विद इन दैट गैस मिक्सचर, वो हम कह देते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर, ठीक है। सो वो सारी जो जितनी भी गैसेस हैं विद इन द एटमॉस्फेयर उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है उनका सम है 760, ठीक है। जैसे कि हम मेन जो दो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है अबाउट 79% तक नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो है 21% तक होती है, और बाकी वो माइन्यूट सी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हीलियम वगैरह और कम होते हैं, ठीक है। उनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, लेकिन मेन ये कंट्रोल कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और नाइट्रोजन इसमें से 79% है, तो इसका जो अकेली का प्रेशर है दैट इज 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो कि 21% होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में दैट इज 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो जितनी परसेंटेज होती है गैस मिक्सचर में किसी गैस के, उसके हिसाब से ही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। अब हेनरीज लॉ जो है वो कहता है कि एक सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट होता है जो कि स्टेबल पर्टिकुलर होता है, किसी एक गैस के लिए फिक्स्ड होता है, उसका भी इफेक्ट होता है ऑन द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो है ना वो जितना
सॉलिबिलिटी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर उतना ही कम होगा, कि वो डाइल्यूट हो जाती है, सॉल्युबल होती हैं, पास अवे हो जाती हैं, तो उनका प्रेशर उतना नहीं होता। जितना सॉलिबिलिटी कोफिशिएंट जो है ना वो कम होगा, उतनी पार्शियल प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होगा। सो बाय दिस फार्मूला दो फार्मूला है, जिसमें एक तो हम कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस ले सकते हैं, जिसमें कि पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस। दूसरे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अगर हमने अगर अकेली का लेना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व गैसेस डिवाइडेड बाय द सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन जो है उसका हमने जो कैलकुलेट किया है पार्शियल प्रेशर, तो 0.024 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.57, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, इसकी डिफ्यूजिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट भी ज़्यादा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से कम होता है, 0.018 है, नाइट्रोजन का 0.012 है, और हीलियम का 0.008 है। तो सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट जो है ना, दैट डज अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, अब आगे है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन गैस फेज इन द एल्वेलाई एंड द डिसॉल्व फेज इन द पल्मोनरी ब्लड। अब क्या है कि गैसेस दो तरह पड़ी हुई हैं लंग्स के अंदर, एक वो पड़ी हुई है एल्वेलाई के अंदर जो कि गैस की फॉर्म में है, और दूसरे जो ब्लड सर्कुलेशन में पड़ी हुई है वो डिसॉल्व फॉर्म में है। क्या अब उनके दरमियान में एक्सचेंज किस तरह हो? इफ द पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर इन द गैस फेज, अगर गैस फेज में एल्वेलाई में गैस फेज में किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा है और फ्लोइंग जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर उस गैस का प्रेशर कम है, तो जो गैस है वो मूव करेगी फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड, जैसे कि ऑक्सीजन में होता है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ले रही है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जो है और ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, तो जो कि वीनस ब्लड आ रहा होता है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड। और अगर पार्शियल प्रेशर हो ब्लड में ज़्यादा और एल्वेलाई में कम हो, तो पार्शियल तो फिर फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वेलाई गैस मूव कर जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि वीनस ब्लड में आ रही होती है, उसका प्रेशर 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जो एटमॉस्फेरिक है उसमें ज़ीरो होता है, तो वो फिर रेडिली इट मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई। सो एयर मीडियम से और फ्लूइड मीडियम से इस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है कि वो भी अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा उसके अकॉर्डिंगली गैसेस मूव करेंगी, आइदर फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वेलाई और फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड। ठीक है, फिर आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है जो एयर होती है वो ड्राई होती है, जब हम सांस लेते हैं जो हवा है उसमें सारी एयर ड्राई है, लेकिन जब वो एंटर होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ से वो ह्यूमिडिफाई होती है और डाइल्यूट होती है। ठीक है, सो वेपर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री वेपर प्रेशर जो होता है ना वो 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ज़ाहिर है जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है, उतना ही वेपर्स का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे किसी भी वाटर कंटेंट का, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव स्पीडीली और वहाँ से दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द वाटर। ठीक है, उस मीडियम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब फ्लूइड में से कुछ गैसेस होती हैं जो कि फ्लूइड में से उनकी डिफिशन ऑफ गैसेस जो है ना थ्रू द फ्लूइड्स, वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से फैक्टर हैं जो कि डिफिशन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं विद इन द फ्लूइड? एक तो ये है कि दो डिफरेंट फ्लूइड मीडियम्स में जो है ना जितना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हो, वो सॉल्युबिलिटी कितनी है गैस की दोनों फ्लूइड दोनों साइड पे वो कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड के कितनी ज़्यादा उसकी स्पेस है। ठीक है, कितनी ज़्यादा एरिया पे वो फ्लूइड है, डिस्टेंस थ्रू विच कितना गैस को मूव करना पड़ा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, कितना डिस्टेंस मूव करना है वो अफेक्ट करता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो अफेक्ट करते हैं। एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ऑब्वियसली कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ईजी। अब उसको फॉर्मूला जो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं डी इज प्रोपोर्शनल। डी जो है ना दैट इज़ द डिफ्यूजन, कैपिटल डी, तो वो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी अगर प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है दोनों तरफ, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ए इज़ द एरिया कि कितना सरफेस एरिया है, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी।
एस जो है ना सॉलिबिलिटी, जितनी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो दो फ्लूइड्स के दरमियान सॉल्युबल गैसेस ज़्यादा इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। स्मॉल डी है दैट इज़ द डिस्टेंस द गैस हैज़ टू ट्रेवल टू फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अदर। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ये डिफ्यूजन कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना बड़ा गैस मॉलिक्यूल होगा उतने मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी। सो डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ग्रेडियंट के, सरफेस एरिया के और सॉल्युबिलिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस द गैस हैज़ टू ट्रैवल फॉर द डिफ्यूजन, और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। फिर डिफ्यूजन कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, हर गैस का अपना एक डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है कि वो उसी का ही पर्टिकुलर होता है। हम उसमें ऑक्सीजन के डिफ्यूजन कैपेसिटी को, हम उसके डिफ्यूजन कोफिशिएंट को एज वन हम स्टैंडर्ड लेते हैं, उसकी रेलेवेंस से हम दूसरों को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला उसका ये है कि एस इज द सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्युबिलिटी जितनी है उसको अंडर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस उसे डिवाइड करके हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम 1 लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20.3 है, क्योंकि 20 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूजिबिलिटी है, डिफ्यूजिंग पावर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन की है 0.53 और हीलियम की है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.81, नाइट्रोजन की 0.53 और हीलियम की 0.95। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन को अगर हम 1 लेते हैं उसका सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल, मोर डिफ्यूजिबल देन द ऑक्सीजन। अब डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस थ्रू द टिश्यूज यूजुअली उसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, जैसे कि वाटर में से जा रही हैं उसी तरह डिफरेंट टिश्यूज में भी उन्हीं प्रिंसिपल को फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जाती हैं। ठीक है, अब उसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी आ जाता है, उसके थ्रू भी वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं जैसे वो वाटर में से गैसेस पास करती हैं। फिर आपने एफएससी में पढ़ा होगा डिफरेंट लॉज होते हैं जो कि प्रेशर को, वॉल्यूम को, गैसेस को उनको गवर्न करते हैं। इनमें एक बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, यानी कि जितना हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं गैस के ऊपर उतना उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। जो डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वो जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, so Boyle's law states that the volume of the gas is inversely proportional to the pressure applied on it. चार्ल्स लॉ क्या था कि टेम्परेचर से इफ द प्रेशर एट द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा फैल जाती है। सो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। दिस इज द चार्ल्स लॉ। फिर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स कि अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैस लें, किसी भी गैस का ले लें, अगर वॉल्यूम एक है ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैस उसके सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहता है। वो एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.0 × 10⁻23 मेरा ख्याल यही होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल इन ऑल द गैसेस। ठीक है, आइडियल गैस लॉ ये होता है, यहाँ से भी हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी। एन क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके, आर इज द गैस कांस्टेंट, हर एक अपना गैस कांस्टेंट होता है, टी इज द टेम्परेचर एंड वी इज द वॉल्यूम। इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, now the next is the composition of alveolar air and the factors affecting exchange of gases across respiratory line। ठीक है, एक तो हम देखते हैं composition of alveolar gas क्या है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक गैस। ठीक है, अब ये आप जब चार्ट देखते हैं इसमें आप देखिए हमारे जो ज़्यादा इंटरेस्ट की जो गैसेज हैं दैट इज ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज फार एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसर्न। ऑक्सीजन में अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर में देखेंगे गौर से तो ऑक्सीजन जो है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। जब ये आती है हमारे पास ह्यूमिडिफाइड ये लंग्स में आती है तो ये ह्यूमिडिफाई होकर इसका प्रेशर रह जाता है 149.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एल्वेलाई में चूँकि ब्लड जो है ना वो और ब्लड सर्कुलेशन में जाना शुरू होती है तो ये चूँकि डाइल्यूट मजीद हो जाती है तो 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर रह जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का
जो है एटमॉस्फेयर में 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर होता है। जब एयर एंटर होती है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर रहता है, और जब जाती है ये विद इन द सर्कुलेशन जाती है तो इसका प्रेशर जो होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, क्योंकि वो वीनस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस, द डिफरेंसेस हैं इन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्विलर एयर प्रेशर्स। अब डिफरेंसेस बिटवीन एल्विलर एंड द एटमॉस्फेरिक एयर किस तरह से चेंजेस आते हैं। एल्विलर एयर जो होता है ना इज ओनली पार्शली रिप्लेस। एल्विलर एयर तकरीबन होती है जब हम पूरा अगर हम एक्सपायर भी करते हैं तो फिर भी हमारे लंग्स के अंदर 2300 मिलीलीटर ऑफ गैसेस बच जाती हैं, जो कि इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, एडल्ट मेल में वो हम आगे ब्लड वॉल्यूम कैपेसिटीज करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो या डॉक्टर शी ने डिस्कस कर लिया होगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो 2300 मिलीलीटर होती है। लेकिन ये सारी की सारी जो रेजिडुअल गैस है, रेजिडुअल क्या होता है, जो रह जाती है, जो बच जाने वाली चीज़ है, तो वो जो है ना उसमें से हम जो इनहेल करते हैं वो 350 ml तक हम एक्सचेंज जो रिन्यू होनी है गैस, वो ऑलमोस्ट 350 मिलीलीटर होती है। 350 मिलीलीटर की पुरानी गैस में से निकल के 350 मिलीलीटर की नई गैस एंटर होती है। ठीक है, सो ये पार्शली जो है वो रिप्लेस हो रही होती है। ऑक्सीजन जो है, अब डिफरेंस क्या है, जहाँ एटमॉस्फेयर में से एल्वेलर में आती है तो ऑक्सीजन जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम द एल्वेलर इनटू द सर्कुलेशन, तो उतना ही एटमॉस्फेयर से आती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है कि वो चूंकि एल्वेलर में ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, एटमॉस्फेयर में भी कम होती है एज कम्पेयर टू द बॉडी, तो वो फिर बाहर वो भी मूव आउट होती रहती है या एक्सक्रीट होती रहती है थ्रू द इनहेलेशन। ठीक है, अब जो ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो जब हम इनहेल करते हैं तो विद वाटर वेपर्स विद इन द एल्वेलाई जो होते हैं ना उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं गैसेस को। ठीक है, और इवन बिफोर रीचिंग द एल्वेलाई। सो ये डिफरेंसेस होते हैं ये एल्वेलर एटमॉस्फेरिक एयर में और एल्वेलर एयर में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो पार्शली जो हमारी रेजिडुअल एयर है वो पार्शली रिप्लेस होती है विद द एटमॉस्फेरिक एयर। एल्वेयर जो होती है ऑक्सीजन जो है वो निकलती जाती एब्जॉर्ब होती जाती है और एटमॉस्फेयर से आती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंतः से निकलती जाती है और जो है जितनी ज़्यादा एल्वेलाई में आती है वहाँ से वो एक्सपायर होती जाती है, और दूसरे जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंटर हुई है उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, रेट एट विच द एल्वेलर एयर इज रिन्यूड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो 350 मिलीलीटर तक ही जो है वो रिप्लेस होना है। अब पहला एल्वेलस देखिए, इसमें और सेवरल ब्रीथ्स हमें चाहिए कि जिससे हम सारा निकाल सकें। अब इसमें देखिए कि उन्होंने दिखाया कि जहाँ पे फर्स्ट वन है, फर्स्ट ब्रेथ में जो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फर्स्ट ब्रेथ के अंदर जो पहला जो है फुल है, उसके बाद फर्स्ट ब्रेथ में जो एक्सपायर किया तो थोड़ा सा कम हो गए, सेकंड ब्रेथ में, थर्ड ब्रेथ सक्सेसिवली ये कम होते चले गए हैं टिल द 16th ब्रेथ। 16th ब्रेथ ये पूरा का पूरा खाली नहीं हुआ है एल्वेलस, जितना मर्जी एक्सपायर कर लें फिर भी कुछ रेजिडुअल रह गया है। सो जो रिन्यूअल ऑफ द एयर है वो वेंटिलेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी कुछ रेजिड्यू रह जाता है। जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी उतनी एक्सपायर कर जाएगी एयर, जितना ही ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं, लेकिन अगर वेंटिलेशन कम हो जाए तो उतनी एक्सेलेशन कम हो जाती है। ना ये ग्राफ जो है ना इसमें आपको वेंटिलेशन का और रिमूवल ऑफ द एयर का रिलेशन नज़र आ जाएगा। अब इसमें जो ग्राफ है आप देखिए, दरमियान में जो रेड वाला है उसमें नॉर्मल एल्वेलर वेंटिलेशन हो रही है। नॉर्मल एल्वेलर वेंटिलेशन पे नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम है कि कितनी देर में जो है ना वो रिन्यू होती है गैस, और जो है वाई नॉर्मल में आप देखिए कि हाफ अगर हम इसका देखें, हाफ ऑफ द ग्राफ को हम अगर नीचे डिसेंड करें तो वो आता है तकरीबन 18-20 के दरमियान, तकरीबन हम इसको लेवल ले लेते हैं 17 सेकंड के अंदर हाफ ऑफ द एयर जो है ना वो रिन्यू हो जाती है बाय नॉर्मल वेंटिलेशन।
Now this graph shows a relationship of the alveolar ventilation and the time taken by the ventilation to renew the gases. नॉर्मली 17 सेकेंड आता है, और अगर इसको हम हाफ कर दें वेंटिलेशन को, तो आप देखिए जो ऊपर वाला कर्व है इसमें वेंटिलेशन रेट जो है ना, एलवेलर वेंटिलेशन हाफ हो गई है। तो अगर हम उसका 50% ऑफ देखें तो कहाँ पे फॉल करता है, 50% जो रिन्यू हो रही है एयर वो आके 30 से ऊपर आता है। 30 से ऊपर आके जहाँ पे यानी तकरीबन 34 सेकेंड, यानी टाइम डबल हो गया है टू रिमूव द 50% ऑफ द केसेस। इसी तरह अगर हम एल्वेलर वेंटिलेशन जो कि निचला कर्व है वो उसको हम देखें तो उसमें डबल द नॉर्मल वेंटिलेशन है। ठीक है, नॉर्मल वेंटिलेशन अगर 12 ब्रेथ्स पर मिनट है तो वो 24 ब्रेथ्स पर मिनट है। अब जितना ज़्यादा वेंटिलेशन हुई है उतनी ज़्यादा जल्दी रिन्यू हो गई है गैस। तो अगर हम उसका हाफ लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी 8 और 10 के दरमियान आता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस वेंटिलेशन अफेक्ट्स द रिमूवल और रिन्यूअल ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा वेंटिलेशन रेट होगा उतनी ज़्यादा रिन्यू होगी गैस जल्दी, और जितना कम वेंटिलेशन रेट होगा उतनी ही देर से गैसेज जो हैं वो रिन्यू होंगी इन द वेंटिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऑक्सीजन में देखिए, इसमें ये दिखाया है कि ऑक्सीजन किस तरह से अफेक्ट होती है बाय द वेंटिलेशन और उसकी क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एल्वेलर वेंटिलेशन एंड द एल्वेलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली जो है 25 टू 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर मिनट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड, और उस पर जो है ना इसका पार्शियल प्रेशर जो होता है ना 100 से थोड़ा सा ऊपर आता है, 104। ठीक है, एल्वेलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है। तो आप देखिए पॉइंट ए पे तो 50 मिलीलीटर अगर ये एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका पॉइंट बन रहा है ए। ठीक है, अगर यही जो है 1000 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाए, तो अगर 1000 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, तो पार्शियल प्रेशर जो है ना वो जाके नया एक पॉइंट बनता है ए जो है नेक्स्ट जो क्रॉस कर रहा है। आप आके देखिए कि ये एल्वेलर वेंटिलेशन 20 फीट्स होनी चाहिए अगर उसने 1000 मिलीलीटर पर मिनट तक एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो उसकी वेंटिलेशन रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा अप टू 20 मिलीलीटर। ठीक है, 20 लीटर्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल जो है वो ए पे एग्जिस्ट करता है जो कि 4.2 लीटर्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से वेंटिलेशन किस तरह अफेक्टेड होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ने बाहर मूव करना है। आमतौर पे 200 मिलीलीटर पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स अवे फ्रॉम द आउट ऑफ द एल्वेलाई इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो नॉर्मल कर्व है। उसमें आप देखिए कि इसका पार्शियल प्रेशर जो है ना वो रहता है 40-45 तक, जो कि ए से आप अगर इसको एल्वेलर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक रहता है। ठीक है, लेकिन अगर यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड 800 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से एक्सपायर करना शुरू हो जाए, तो ये जो है जाके इसका लेवल बनता है एल्वेलर वेंटिलेशन जो है ना उस वक्त चाहिए इसको तकरीबन 20-25 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, या 20 to 25 लीटर्स पर मिनट एल्वेलर वेंटिलेट जो है ये वेंटिलेट चाहिए। ठीक है, यानी जितनी एफर्ट इंक्रीज करेगी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए वो वेंटिलेशन इंक्रीज कर देती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मूव करनी शुरू हो जाए बाहर तो भी वेंटिलेशन जो है ना वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपायर्ड एयर। अब जितनी भी हम एयर एक्सपायर करते हैं उसमें क्या होता है कि जब हमने एयर एक्सपायर करनी है सबसे पहले जो डेड स्पेस एयर होती है, यानी जो पहले जिससे मौजूद है एयर, वो डेड स्पेस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसनट्रेशन काफ़ी कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, सबसे पहले वो होती है। लेकिन आप देखिए जैसे सब्सिक्वेंटली हम एक्सपायर करते जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो कम होता चला जाता है। ठीक है, दिस हाउ आगे जो है ना जाके सबसे पहले डेड स्पेस जो है ना वो निकलती है जब हम एक्सपायर करते हैं। सेकंड पोर्शन में एल्वेलर एयर एंड डेड स्पेस मिक्स होकर निकलती है, और आखिरी जो पोर्शन एक्सपायरेशन का होता है उसमें सारी हमारी एल्वेलर एयर जो होती है ना वो एक्सपायर हो रही होती है। ठीक है, अगर हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल लेना होता है तो हम जो लास्ट पोर्शन ऑफ द एक्सपायरेशन होता है उसको लेते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है उस पोर्शन ऑफ द एक्सपायर्ड एयर में दैट इज इक्वल टू द एल्वेलर एयर। ठीक है, जो कंपोजिशन ऑफ एक्सपायर्ड एयर होती है 3 फेजेस में होती है। पहली फेज ऑफ एक्सपायरेशन में सारी डेड स्पेस एयर जाती है, दूसरी में मिक्स होती है एल्वेलर एयर और डेड स्पेस एयर, तीसरी में प्योरली एल्वेलर एयर जाती है एक्सपायरेशन में और वहीं से हम सैंपल्स लेते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। Now the very interesting topic is the respiratory membrane। अगर आप ये देखें, जो इसमें आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये आरबीसीज हैं। ये जो डिफरेंट पर्पल और पिंक जो लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर आप यहाँ से मूव करें, ये इसके लेफ्ट साइड पे इधर एवेलस है, इधर साइड पे जो है ना ब्लड वेसल है, राइट साइड पे। डिफ्यूजन हो रही है दोनों तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रही है फ्रॉम द एल्वेलस इनटू द आरबीसी, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रही है फ्रॉम द आरबीसी इनटू द एल्वेलस, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसके आप लेयर्स देखिए। सबसे पहले अंदर से शुरू हों तो सबसे पहले आती है हमारी फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट लेयर। सबसे पहली पर्पल लाइन जो है वो सर्फेक्टेंट की है। दूसरी हमारी एल्विलर एपिथेलियल लेयर है। उसके बाद एल्विलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो है दरमियान में स्पेस आ जाती है इज द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एल्विलस एंड द कैपिलरी। उसके बाद कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है और उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर आ जाती है, ठीक है। अब ये 6 लेयर्स बनती हैं अंदर से। अगर हम एल्वेलस के अंदर से शुरू हों तो 3 लेयर ऑफ द फ्लूइड कंटेनिंग सर्फेक्टेंट, फिर उसके बाद एल्वेलर एपिथेलियम आ जाती है, फिर एल्वेलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है जिस पे एपिथेलियम उसकी रेस्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद नैरो इंटरस्टिशियल स्पेसेस आ जाती हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम और एंडोथेलियल सेल लेयर ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। ये 6 लेयर्स हैं, इसके थ्रू गैसेस ने पास करना है और डिफ्यूजन करनी है। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये लेयर्स आपको याद होनी चाहिए और कहाँ से किस गैस ने किस डायरेक्शन में मूव करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ द लेयर्स, इतनी सारी 6 लेयर्स हैं उसकी, बट इवन देन द ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सम एरिया इज एज लिटिल एज 0.2 माइक्रोमीटर, यानी इसकी जो थिकनेस होती है 0.2 टू 0.6 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, अब सारे एल्वेलाई की अगर हम देखें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को निकालें तो टोटल अगर हम इसको साथ साथ बिछा दें तो ये टोटल सरफेस
डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कैपेसिटी वो 20 टाइम्स मोर है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो नॉर्मल अगर उसकी 400 टू 600 मिलीलीटर है तो एक्सरसाइज में उसकी 1300 टू 1400 मिलीलीटर पर मिनट हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि वो मोर और मोर एल्वेलाई जो होते हैं ना दे ओपन अप। ठीक है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सार्कोइडोसिस। ठीक है, अगर फाइब्रोज हो गया लंग किसी जगह से कोई डिजीज़ की वजह से या कोई और रीजन से ये सार्कोइडोसिस में जिसमें कि डेपोजिशन ऑफ द मटेरियल हो जाती है तो वहाँ पर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर बाय कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड से हम करते हैं। ये दिखाया है इसने एक्सरसाइज में और नॉर्मल जो डिफरेंस है, रेड जो है वो नॉर्मल है और ब्लू जो है ना एक्सरसाइज में। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया कि कितना डिफरेंस आ जाता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी में इन द नॉर्मल एंड आफ्टर द एक्सरसाइज। फिर आ जाता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है एक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें हैं जो कि इसमें अफेक्ट करती हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को। एक तो वेंटिलेशन की कितना रेट ऑफ वेंटिलेशन कितना है और दूसरी परफ्यूजन कितनी यानी ब्लड फ्लो कितना है। वेंटिलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लड फ्लो भी पूरा होना चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन एल्वुलर वेंटिलेशन एंड एल्वुलर ब्लड फ्लो, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। उसकी रेशियो तभी निकलती है जब एक कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस एज इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वी ए ओवर क्यू से। वी ए है एल्वुलर वेंटिलेशन सॉरी, एल्वुलर वेंटिलेशन है, क्यू जो है दैट इज द ब्लड फ्लो जो है थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज। अगर दोनों ही नॉर्मल हों तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर वेंटिलेशन जो है वो नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, वेंटिलेट नहीं कर रहा है बंदा, सांस नहीं ले रहा है लेकिन ब्लड सप्लाई है वहाँ पर, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ना दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, एडिक्वेट है लेकिन वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, ब्लॉकेज है या कोई और रीज़न है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है इन्फिनिटी हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि अगर वेंटिलेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, ब्लड फ्लो पूरा हो तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़ीरो। अगर वेंटिलेशन पूरी हो लेकिन ब्लड फ्लो ना हो तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, जब वेंटिल अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़ीरो होती है यानी कि जब वेंटिलेशन नहीं हो रही तो ऑक्सीजन जो है वेंटिलेशन नहीं हो रही, बाहर से ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, तो जो वीनस ब्लड है उसी की ऑक्सीजन का लेवल है, उसी की कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है। तो जो वीनस ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है। तो उस केस में जो एल्वेलस के अंदर जो गैस है तो उसका उसमें जो लेवल्स हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो हैं वो वीनस ब्लड जैसे ही होंगे। लेकिन अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन्फिनिट है यानी जहाँ पर वेंटिलेशन बहुत हो रही है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं है, तो वेंटिलेशन हो रही है तो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है 149 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो एज चूँकि ब्लड वहाँ से कोई फ्लो नहीं कर रहा, वहाँ से कोई ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रही, कोई कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड नहीं हो रही, तो उस स्टेज पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन दैट कंडीशन होता है इज इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर वो 149 ऑक्सीजन का होता है और जीरो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, सो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जीरो हो तो वीनस ब्लड जैसी सिचुएशन होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन्फिनिट हो तो एटमॉस्फेरिक एयर जैसे पार्शियल प्रेशर से। जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल हो यानी दोनों ही वेंटिलेशन भी नॉर्मल हो और ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना 104 मिलीमीटर होती है बिटवीन 149 और वीनस ब्लड की 40 के दरमियान ही, तो एल्वेलस की है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है इनटू इट तो वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाती है बिटवीन जीरो फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर एंड 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है इन द एल्वेलस। ठीक है, in between the atmospheric and the
एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और जब अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में 104 और 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। अच्छा, एक टर्म होती है फिजियोलॉजिकल शंट। अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बिलो नॉर्मल, दैट देयर इज poor ventilation and some fraction of the blood is not oxygenated। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी नीचे हो और उसमें वेंटिलेशन सही ना हो रही हो, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ ब्लड ऐसा रह जाता है जिसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होती वेंटिलेशन ना होने की वजह से। ये जो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड जो होता है ना, इसको हम कह देते हैं शंटेड ब्लड। तो कह देते हैं शंटेड ब्लड। ब्लड जो है ना, एक तो ये जो कि वेंटिलेशन में नहीं है, ऑक्सीजनेशन हुई, और दूसरे वो ब्लड जो कि ब्रोंकियल वेसल्स में पड़ा हुआ है, वो भी शंटेड ब्लड होता है क्योंकि उसकी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती। हालांकि उसमें 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सो टोटल क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ द शंटेड ब्लड पर मिनट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल शंट। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग। तो टोटल जो क्वांटिटेटिवली हम जब देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ द शंटेड ब्लड, वो ब्लड जिसकी की ऑक्सीजनेशन नहीं हुई है, तो उसको हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला QPS। अब ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, डिवाइड बाय QT। QPS क्या है इसमें, ये फिजियोलॉजिकल शंट है, QT है टाइटल, ये कार्डिक आउटपुट है, CIO है जो आइडियली जो जितना के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए आइडियली वो, और कार्बन CAO के आर्टीरियल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन जितनी है वो हो, जो उस वक्त उसने कैलकुलेट किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगेन CbO2, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन है इन द वीनस ब्लड। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद हम कार्डिक ये फिजियोलॉजिकल शंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, द ग्रेटर द जितना फिजियोलॉजिकल शंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है उतना ही अमाउंट ऑफ द ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेट नहीं हुआ है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट वो अमाउंट ऑफ ब्लड है विच इज़ नॉट ऑक्सीजनेटेड। अब इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप ये नेक्स्ट टाइम जो है ना बता दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं ये सेक्शन आपका दोबारा रिपीट करवा दूँगी, इसको ज़रा आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक टर्म है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज मोर देन नॉर्मल, वो था बिलो नॉर्मल हो तो फिजियोलॉजिकल शंट हो जाएगा। अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो अबव नॉर्मल चली जाए तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ब्लड फ्लो कम होता है। उसमें वेंटिलेशन नहीं थी, ब्लड फ्लो सही था। इसमें देयर इज एक्सेस ऑक्सीजन विच इज़ वेस्टेड। ज़ाहिर है वेंटिलेशन हो रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, लेकिन ब्लड फ्लो नहीं है तो एक्सचेंज नहीं हो रही और वहाँ पे वेस्ट हो रहा है ऑक्सीजन। वेंटिलेशन ऑफ द एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज आल्सो वेस्टेज। एनाटॉमिकली जो एरियाज हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही थी। इट इज कैलकुलेटेड बाय बोहर्स इक्वेशन। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को जिस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते थे हम कह देते हैं बोहर्स इक्वेशन। बोहर्स इक्वेशन जो है ना वही देखिए कि इसमें V DPHY जो है ये दैट इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, और VT जो है ना टाइडल वॉल्यूम है, PaCO2 जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और PeCO2 जो है ना ये है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एवरेज, जितनी एवरेज होती है नॉर्मली। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द जो हम जिस सिस्टम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, इस फार्मूला से हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को हम काउंट करते हैं। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज ग्रेट लॉट ऑफ वर्क ऑफ वेंटिलेशन है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में होता ये है कि एयर बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यूज़ नहीं हो रही। तो जो यूज़ नहीं हो रही इसका मतलब है जो जितना वर्क डन ड्यूरिंग वेंटिलेशन है बाय द लंग्स वो वेस्ट हो गया। ठीक है, सो मच ऑफ द वेंटिलेटिंग एयर डज नॉट रीच द ब्लड। ठीक है, वेंटिलेटेड एयर तो मौजूद होती है लेकिन वो ब्लड तक नहीं जाती एंड दैट इज़ वेस्टेड। अब इब्नॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती है एट द टॉप ऑफ द लंग्स। क्या होता है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 2.5 टाइम्स नॉर्मल होती है देन द आइडियल। नॉर्मल से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है।
वेंटिलेशन परफ्यूजन दिस कॉजेज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जो सेकंड कंडीशन हमने देखी है कि जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। बॉटम ऑफ द लंग में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज लेस देन नॉर्मल 0.6 टाइम देन द नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल शंट हो जाता है वहाँ के स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड इज नॉट वेंटिलेटेड। ठीक है। जो अगर लोअर हो लेवल इसका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का तो फिजियोलॉजिकल शंट होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ब्लड का पोर्शन रह जाता है जो ऑक्सीजनेट नहीं होता। अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाए मोर देन नॉर्मल तो फिर उसमें जो है डेड स्पेस बन जाती है और जो वेंटिलेटेड जो पोर्शन होता है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है। अब का जो सीओपीडी होते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें अस्थमा आ जाता है एम्फाइसीमा आ जाता है। ठीक है। उनमें क्या होता है कि कुछ एरियाज में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस बनती हैं और कुछ एरियाज में फिजियोलॉजिकल शंट्स बनती हैं। ठीक है। So this was all about today's lecture. If you have any question, you can write it down in the chat. I can create. और अगर फिर भी आप देखें बाद में और आपको लगता है कि you have some questions to ask, तो like 47 बता दो। हाँ जी, इसमें जो है ना बेटा वो तो बता रहे हैं कि जो वेंटिलेशन है उसका क्या अफेक्ट होता है ऑन द रिमूवल ऑफ द गैसेस। ठीक है। रिन्यू कैसे होती है गैस उस पर वेंटिलेशन हमारी कितनी दरमियान वाला जो आप देखो कि नॉर्मल जो वेंटिलेशन का होगा जब नॉर्मल वेंटिलेशन होती है तो अगर हम देखें 50% ऑफ द रिन्यू हो जाएगी एयर। अगर हम ऊपर से नीचे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करें तो तकरीबन ये हाफ ऑफ द हो जाती है तकरीबन 17 सेकेंड्स में अगर आप टाइम स्लॉट देखो एक्स एक्सिस पे। अगर वेंटिलेशन हाफ हो जाती है तो यही हाफ ऑफ द वेंटिलेशन होगी 34 तक। 30 से अब उसको हम परपेंडिकुलरली नीचे लेकर आए एक्स एक्सिस पे 34 मिलीमीटर ऑफ 34 सेकेंड्स लगते हैं इसमें। और अगर डबल कर देते हैं हम वेंटिलेशन रेट तो और भी 17 से भी हाफ हो जाता है यानी 8 to 10 सेकेंड्स में हो गया खत्म। वो क्वेश्चन था उसका बच्ची का। ठीक है। थैंक यू।